कहानी की शुरुआत साल 1978 से होती है। अमेरिका का एक सूखा और वीरान इलाका जिसका नाम डेथ वैली है। ये जगह बहुत खतरनाक मानी जाती है क्योंकि यहाँ चारों तरफ सिर्फ रेगिस्तान है, तेज धूप और दूर दूर तक कोई इंसान नजर नहीं आता। इसी सुनसान सड़क पर एक बूढ़ा आदमी गाड़ी चला रहा होता है। उसका नाम विक्टर है। वह पुराने कार के पार्ट्स बेचने का काम करता है और अक्सर इस रास्ते से गुजरता है। बाहर का माहौल बहुत शांत है, लेकिन इस शांति के अंदर कुछ अजीब सा डर छुपा हुआ है। चलते चलते विक्टर को सड़क के किनारे एक आदमी दिखाई देता है। वह आदमी एक ड्रिफ्टर होता है। वह थका हुआ है, प्यासा है और बहुत कमजोर दिख रहा है। विक्टर गाड़ी रोकता है और उससे पूछता है कि क्या उसे मदद चाहिए। दोनों के बीच थोड़ी बातचीत होती है, लेकिन विक्टर उस आदमी पर भरोसा नहीं करता। वह उसे अपनी गाड़ी में बैठने से मना कर देता है और कहता है कि आगे जाकर किसी स्टेशन पर लोगों को बता देगा ताकि वे उसकी मदद कर सकें। ये सुनकर ड्रिफ्टर थोड़ा निराश हो जाता है, लेकिन कुछ नहीं कहता। विक्टर अपनी गाड़ी आगे बढ़ा देता है, लेकिन कुछ दूरी पर जाने के बाद विक्टर को एहसास होता है कि उस आदमी के पास पानी भी नहीं है। इस भयानक गर्मी में वह वहाँ ज्यादा देर जिंदा नहीं रह पाएगा। ये सोचकर विक्टर गाड़ी वापस घुमा लेता है। अब ऐसा लगता है कि शायद विक्टर एक अच्छा आदमी है और वह उस आदमी की मदद करने जा रहा है। लेकिन जैसे ही वह वापस आता है, अचानक कहानी एक खतरनाक मोड़ लेती है। विक्टर के दिमाग में कुछ आवाजें गूंजने लगती हैं। ये आवाजें उसे कुछ बूढ़ा करने के लिए उकसाती हैं और वह अचानक अपनी गाड़ी तेज कर देता है। वह सीधे उस ड्रिफ्टर की तरफ गाड़ी दौड़ाता है और उसे कुचल देता है। यह पल बहुत दर्दनाक होता है। ड्रिफ्टर सड़क पर तड़पता रहता है, लेकिन विक्टर रुकता नहीं। वह फिर से गाड़ी पीछे लेता है और उसे दोबारा कुचल देता है। अब साफ हो जाता है कि विक्टर एक खतरनाक और पागल इंसान है। वह गाड़ी से बाहर निकलता है और अपने बैग से कुछ औजार निकालता है। उसके दिमाग में वही आवाजें चल रही होती हैं जो उसे और भी क्रूर बनने के लिए कह रही हैं। वह घायल आदमी के पास जाता है और उसके साथ बेहद खौफनाक काम करता है। वह उसके शरीर के हिस्से को काट कर अपने साथ ले जाता है। ये सब करने के बाद वह वहाँ से निकल जाता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। कुछ देर बाद एक पुलिस ऑफिसर उस रास्ते से गुजरता है। उसका नाम चार्ल्स है। उसे सड़क पर खून के निशान दिखाई देते हैं और शक होता है कि कुछ गलत हुआ है। वह उन निशानों का पीछा करता है और आगे जाकर विक्टर की गाड़ी ढूंढ लेता है। विक्टर एक सुनसान जगह पर बने अपने घर में पहुंच चुका होता है। ये घर भी काफी डरावना होता है क्योंकि अंदर इंसानों के कटे हुए सिर और सड़े हुए शरीर पड़े होते हैं। वह अंदर जाता है, गैस मास्क पहनता है और जो चीज वहाँ लेकर आया था उसे टेबल पर रखता है। तभी अचानक पुलिस ऑफिसर चार्ल्स वहाँ पहुँच जाता है। वह विक्टर को पकड़ लेता है और उसे हथकड़ी लगा देता है। चार्ल्स जब घर के अंदर देखता है तो वह डर जाता है क्योंकि वहाँ बहुत ही गंदा और डरावना माहौल होता है। इंसानों के सड़े हुए शरीर और भयानक बदबू उसे परेशान कर देती है। वह तुरंत बाहर आकर बैकअप बुलाता है, लेकिन जब वह वापस अंदर आता है तो विक्टर वहाँ से गायब हो चुका होता है। दरअसल विक्टर ने खुद का हाथ काट कर हथकड़ी से खुद को आजाद कर लिया होता है। अब वह फिर से भाग रहा होता है। चार्ल्स उसे ढूंढने बाहर जाता है, लेकिन तभी विक्टर अचानक उसके सामने आ जाता है। उसके हाथ में एक खतरनाक औजार होता है। चार्ल्स डर जाता है और अपनी बंदूक गिराकर भागने लगता है। तभी अचानक एक गोली चलती है और सब कुछ रुक जाता है। विक्टर खुद ही सरेंडर कर देता है और कहता है कि उसका काम खत्म हो गया। इसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है और पूछताछ होती है। पूछताछ में पता चलता है कि विक्टर पहले एक सैनिक था और वियतनाम वॉर में लड़ चुका था। वहाँ उसने बहुत हिंसा देखी थी और खुद भी बहुत लोगों को मारा था। जब उससे उसके अपराधों के बारे में पूछा जाता है तो वह कहता है कि वह जो कर रहा है वह उसे किसी और दुनिया में और ज्यादा शक्तिशाली बनाएगा। वह कहता है कि उसके दिमाग में जो आवाजें आती हैं वे उसे आदेश देती हैं और अगर वह उनका पालन करेगा तो अमर हो जाएगा। आखिरकार उसके सारे अपराध साबित हो जाते हैं और उसे मौत की सजा सुनाई जाती है। उसे गैस चेंबर में ले जाया जाता है जहाँ उसकी सजा पूरी की जाती है। वहाँ कुछ लोग मौजूद होते हैं जिनमें एक पादरी, पत्रकार और वही पुलिस ऑफिसर चार्ल्स भी होता है जिसने उसे पकड़ा था। धीरे धीरे जहरीली गैस उसे मार देती है। सबको लगता है कि अब यहाँ कहानी खत्म हो गई है, लेकिन असली डर यहीं से शुरू होता है। मरने के बाद भी विक्टर की आत्मा खत्म नहीं होती। वह किसी और रूप में वापस आता है और फिर से उसी डेथ वैली में लौट जाता है। अब कहानी आगे बढ़ती है। करीब 40 साल बाद समय बदल चुका है, लेकिन डेथ वैली की वह डरावनी जगह अभी भी वैसी ही है। अब हम देखते हैं वही पुलिस ऑफिसर चार्ल्स जो अब बूढ़ा हो चुका है और इस इलाके का शेरिफ बन चुका है। वह अपने बेटे हैरिस के साथ बात कर रहा होता है। हैरिस भी अब पुलिस ऑफिसर है और अपने पिता की जगह लेने वाला है। एक डॉक्टर जिनका नाम एलन है वह भी वहाँ आती है। इसी समय हमें एक लड़की दिखाई देती है जिसका नाम माया है। वह एक छोटे से रेस्टोरेंट में काम करती है। उसका काम साधारण है, लेकिन उसका व्यवहार थोड़ा गुस्से वाला है क्योंकि उसे अपने काम से खास खुशी नहीं मिलती। थोड़ी देर बाद माया को बाथरूम साफ करने के लिए भेजा जाता है। जब वह टॉयलेट फ्लश करती है तो उसे कुछ अजीब दिखाई देता है। पानी का रंग लाल होता है जैसे उसमें खून मिला हो। इसके साथ ही उसे एक कपड़ा भी दिखाई देता है जो पाइप के अंदर फंसा होता है। वह यह बात अपने बॉस को बताती है
लेकिन वह इसे गंभीरता से नहीं लेता। वह कहता है कि यह पब्लिक टॉयलेट है, यहाँ अजीब चीजें मिलना सामान्य बात है। उधर बाहर शेरिफ चार्ल्स अपने बेटे से बात करता है। हैरिस कहता है कि इस इलाके में कुछ खास नहीं होता और उसे काम की कमी महसूस होती है। इसी बीच एक कार रेस्टोरेंट के पास आकर रुकती है। उसमें 2 आदमी होते हैं और उनके साथ एक घायल आदमी भी होता है। वे जल्दी में होते हैं और कहते हैं कि उन्हें पेट्रोल भरवाना है और तुरंत निकलना है। थोड़ी देर बाद शेरिफ और हैरिस वहाँ से निकलने लगते हैं, लेकिन तभी टीवी पर खबर चलती है कि पास के इलाके में एक बैंक लूटा गया है और अपराधी एक काले रंग की कार में भागे हैं। ये सुनकर उन्हें शक होता है। उसी समय माया का एक पुराना दोस्त शॉन वहाँ आता है। वह उससे मदद मांगता है। वह कहता है कि उसका एक दोस्त घायल है और उसे मेडिकल मदद चाहिए, लेकिन वह खुद पुलिस से बचना चाहता है। वह माया से कहता है कि वह उसके जाने के बाद एम्बुलेंस को फोन कर दे। बाहर शेरिफ और हैरिस को खून के निशान दिखाई देते हैं। वे तुरंत अलर्ट हो जाते हैं। जब उन्हें यकीन हो जाता है कि वही लोग लुटेरे हैं, तो हैरिस बंदूक निकालकर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक हालात बिगड़ जाते हैं और गोलीबारी शुरू हो जाती है। शेरिफ चार्ल्स एक लुटेरे का ध्यान अपनी ओर खींचता है, जबकि हैरिस दूसरे को पकड़ने की कोशिश करता है। इसी बीच शॉन माया को पकड़कर उसे बंधक बना लेता है। वह चाहता है कि पुलिस पीछे हट जाए। हैरिस अपने पिता के कहने पर बंदूक नीचे रख देता है। लुटेरे कहते हैं कि वे सिर्फ अपने घायल साथी की मदद चाहते हैं और उसके बाद वे चले जाएंगे। तभी डॉक्टर एलन वहां आती हैं और कहती हैं कि वह मदद कर सकती हैं। लेकिन तभी एक अजीब घटना होती है। लुटेरे का फोन गिरता है और उसमें से एक चिंगारी निकलती है जो पेट्रोल में आग लगा देती है। अचानक आग फैल जाती है और स्थिति बहुत खतरनाक हो जाती है। एक लुटेरा पैसे लेकर भाग जाता है, जबकि बाकी लोग बचने की कोशिश करते हैं। हैरिस उस घायल आदमी को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक बड़ा धमाका होता है। ये धमाका इतना जोरदार होता है कि सब कुछ हिल जाता है। तभी एक अजीब सी बात होती है। जमीन हिलने लगती है जैसे भूकंप आया हो। इसके बाद अचानक सब कुछ शांत हो जाता है, लेकिन अब चीजें बदल चुकी होती हैं। जो लोग वहाँ थे वे धीरे धीरे गायब होने लगते हैं। माया जब अंदर जाती है तो उसे पता चलता है कि उसका बॉस और बाकी लोग वहाँ नहीं हैं। सब कुछ खाली हो चुका होता है, जैसे कोई वहाँ था ही नहीं। उधर शेरिफ और हैरिस भी देखते हैं कि बैकअप नहीं आया। रेडियो पर आवाज तो आती है, लेकिन जब वे बाहर देखते हैं तो वहाँ कोई नहीं होता। यह सब बहुत अजीब और डरावना होता है। वे उस जली हुई कार को चेक करते हैं, लेकिन उसमें जो घायल आदमी था उसका शरीर गायब हो चुका होता है। यह देखकर सभी लोग और ज्यादा डर जाते हैं। अब उन्हें समझ नहीं आता कि यह सब क्या हो रहा है। उधर हैरिस मदद लाने के लिए बाहर जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे एक अदृश्य दीवार रोक देती है। वह दौड़कर पार करने की कोशिश करता है, गोली भी चलाता है, लेकिन वह उस दीवार को पार नहीं कर पाता। अब साफ हो जाता है कि वे सब इस इलाके में फंस चुके हैं। दूसरी तरफ जो लुटेरा पैसे लेकर भागा था वह भी उसी दीवार से टकरा जाता है और उसकी कार एक्सीडेंट का शिकार हो जाती है। वह बुरी तरह घायल हो जाता है, लेकिन अजीब बात यह होती है कि वह मरता नहीं है। अब धीरे धीरे सभी को समझ आने लगता है कि यह कोई सामान्य घटना नहीं है। यह जगह अब एक ऐसी दुनिया बन चुकी है जहाँ लोग ना पूरी तरह जिंदा हैं और ना ही पूरी तरह मरे हुए हैं। ये एक ऐसी स्थिति है जहाँ से बाहर निकलना लगभग असंभव है और इसी के साथ एक नई डरावनी सच्चाई सामने आने वाली है। अब तक सभी लोगों को समझ आ चुका है कि वे एक अजीब और खतरनाक जगह में फंस चुके हैं। ये जगह ना पूरी तरह असली दुनिया है और ना ही पूरी तरह मौत के बाद की दुनिया। यहाँ कुछ ऐसा हो रहा है जो समझ से बाहर है। रेस्टोरेंट के अंदर माया, शॉन, शेरिफ चार्ल्स, हैरिस और डॉक्टर एलन सब एक साथ बैठकर सोचने की कोशिश करते हैं कि आगे क्या करना चाहिए। डॉक्टर एलन उस पुराने कागज को पढ़ती हैं जो उसे पहले मिला था। उस पर लिखा होता है कि लोग अंधेरे और रोशनी के बीच फंसे हुए हैं। इसका मतलब है कि वे लोग एक ऐसी जगह पर हैं जो जिंदगी और मौत के बीच है। इसी दौरान हैरिस वापस आता है और सबको बताता है कि उसने खुद उस अदृश्य दीवार को देखा है जो पूरे इलाके को घेर रही है। वह कहता है कि कोई भी इस जगह से बाहर नहीं जा सकता। अब डर और बढ़ जाता है। तभी वे सभी बाहर एक अजीब दृश्य देखते हैं। जो लुटेरा पहले कार एक्सीडेंट में घायल हुआ था वह अभी भी जिंदा होता है। उसका चेहरा बुरी तरह टूट चुका होता है, शरीर खराब हो चुका होता है, लेकिन फिर भी वह चल रहा होता है। यह देखकर सबको समझ आता है कि यहाँ मौत का नियम अलग है। यहाँ कोई आसानी से मर नहीं रहा। उधर माया और शॉन रेस्टोरेंट के नीचे वाले हिस्से में जाते हैं जहाँ पाइपलाइन और सीवर सिस्टम होता है। वे कार की चाबी ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं। अचानक माया को अंदर से कुछ आवाज सुनाई देती है। वह डर जाती है और पीछे हटती है। कुछ सेकंड के लिए शॉन गायब हो जाता है। माया घबरा जाती है, लेकिन थोड़ी देर बाद शॉन वापस बाहर आता है। वह कहता है कि उसे कुछ नहीं मिला, लेकिन अब माहौल और भी ज्यादा डरावना हो चुका होता है। उधर बाहर शेरिफ और हैरिस देखते हैं
अचानक एक बूढ़ा आदमी जो हॉस्पिटल के कपड़ों में होता है वहाँ से बाहर भागता है। वह बहुत डरा हुआ लगता है और कुछ समझ नहीं आता। यह सब देखकर सबको लगने लगता है कि यहाँ कुछ बहुत बड़ा और खतरनाक है। हैरिस एक कमरे में आता है और वहाँ उसे एक अजीब और डरावना दृश्य दिखाई देता है। एक आदमी आधा जला हुआ होता है, उसका शरीर अधूरा होता है लेकिन फिर भी वह जिंदा होता है। वह हैरिस से बात करता है और कहता है कि उसे बचाने की कोशिश मत करो। यह सुनकर हैरिस डर जाता है और तभी अचानक एक काली परछाई जैसी चीज वहाँ दिखाई देती है। वह बहुत तेज होती है और किसी इंसान जैसी नहीं लगती। वह सीधे हैरिस पर हमला करती है और उसे अपने अंदर खींच लेती है। ये सब बहुत जल्दी होता है और समझने का मौका भी नहीं मिलता। उधर रेस्टोरेंट में माया को भी अजीब चीजें महसूस होने लगती हैं। उसे आवाजें सुनाई देती हैं जैसे कोई उसे बुला